समुद्र की गहराई में ऐसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं जिन्हें शायद ही कोई देख पाता है। वे चुपचाप चलते रहते हैं, जबकि उनके पास इंसान द्वारा बनाई गई सबसे शक्तिशाली हथियारों में से कुछ होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकते हैं बिना सतह पर आए। अधिकांश सबमरीन को हवा या ईंधन के लिए सतह पर आना पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन अलग होती हैं, क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक समुद्र के नीचे रह सकती है, क्योंकि यह खुद ही अपनी हवा बना लेती है। यह सिस्टम समुद्री पानी से ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सरल शब्दों में, बिजली पानी को अलग करती है ताकि क्रू ऑक्सीजन लेकर सांस ले सके। अंदर लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में बना हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जमा होने पर यह आग पकड़ सकता है। इस पूरे सिस्टम को सबमरीन के न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाया जाता है। इसी वजह से बिजली की कमी कोई समस्या नहीं होती और वे दिन हो या रात लगातार हवा बनाते रहते हैं। लेकिन सबमरीन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही समस्या नहीं है। जब इंसान सांस लेता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 छोड़ते हैं। अगर ये किसी बंद जगह में ज्यादा हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सबमरीन के अंदर खास फिल्टर और केमिकल सिस्टम होते हैं जो CO2 को सोख लेते हैं ताकि हवा सुरक्षित बनी रहे। खाना पकाने का धुआं, केमिकल की गंध और हवा की गंदगी भी इन फिल्ट्रेशन सिस्टम से साफ होती है। सीधे कहें तो इंसान के जीवित रहने के लिए जरूरी लगभग हर चीज सबमरीन में बनाई जाती है। यहाँ हवा भी कृत्रिम होती है। पानी डीसैलिनेशन से आता है, जिसमें समुद्र का पानी पीने लायक बनता है। पूरा सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। लेकिन सवाल यह है कि सबमरीन कब समुद्र की सतह पर आ सकती है। अमेरिकी नौसेना और अन्य सैन्य स्रोतों की रिपोर्ट के अनुसार सबमरीन के सतह पर वापस आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि क्रू का खाना खत्म होने लगता है। इसका मतलब अगर खाना पर्याप्त हो तो वे बहुत लंबे समय तक समुद्र के नीचे रह सकते हैं। और यहीं पर बात और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का असली दिल उसका रिएक्टर होता है। इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो लगभग एक छोटे कमरे के बराबर होता है। लेकिन चाहे यह कितना भी छोटा हो, यह बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। सैन्य और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की वर्जीनिया क्लास आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीनें रिएक्टर इस्तेमाल करती हैं, जो बिना दोबारा ईंधन डाले 20 से 30 साल तक चल सकता है। इसका मतलब है कि सबमरीन के पूरे जीवन में शायद उसके न्यूक्लियर ईंधन को बदलना नहीं पड़ता। यह आम जहाजों से बहुत अलग है, जिन्हें हमेशा ईंधन की जरूरत होती है। यही रिएक्टर गर्मी पैदा करता है। फिर इस गर्मी का इस्तेमाल भाप यानी बहुत गर्म वाष्प बनाने के लिए किया जाता है, जो सबमरीन के टरबाइनों को घुमाता है। टरबाइन ही पूरे जहाज को चलाती हैं और सभी सिस्टम्स को बिजली देती हैं। और क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है, इसे डीजल सबमरीन की तरह सतह से हवा लेने की जरूरत नहीं होती। डीजल सबमरीन को कभी कभी ऊपर आना पड़ता है ताकि इंजन चला सकें और बैटरी चार्ज कर सकें। और जब वे ऊपर आती हैं तो दुश्मन के लिए उन्हें देखना आसान हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन बहुत लंबे समय तक समुद्र के नीचे छुपी रह सकती है, शांत रहती है, ढूंढना मुश्किल है और लगभग दिखाई नहीं देती। न्यूक्लियर फ्यूल की ताकत और भी चौंकाती है। लेकिन क्यों? परमाणु ऊर्जा के अध्ययन के अनुसार थोड़े संवर्धित यूरेनियम में उतनी ऊर्जा होती है जितनी बड़ी मात्रा के कोयला या तेल में। इसलिए भले ही सबमरीन का रिएक्टर कोर छोटा हो, वो पूरे जहाज को कई सालों तक चलाने के लिए काफी होता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन का सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ उनका लंबे समय तक पानी के नीचे रहना नहीं है, बल्कि वे जो हथियार लेकर चलते हैं वही असली खतरा है। कुछ सबमरीन, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, परमाणु मिसाइलें लेकर चलती हैं, जो बहुत दूर तक अपने लक्ष्य को मार सकती हैं। यूएस नेवी और डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन ट्राइडेंट मिसाइलें परमाणु वारहेड्स के साथ ले जा सकती हैं, और हर वारहेड की ताकत हिरोशिमा पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गिराए गए एटम बम से कई गुना ज्यादा होती है। सीधे शब्दों में कहें तो
एक सबमरीन इतनी परमाणु हथियार ले जा सकती है कि कई शहरों में भारी तबाही मचा सके। और इससे भी डरावनी बात यह है कि जब ज्यादातर लोग जमीन पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं, तब कुछ न्यूक्लियर सबमरीनें अभी चुपचाप समंदर के नीचे घूम रही हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, ना ही जानते हैं वे कहां हैं, पर वे वहीं कहीं हैं। वे समंदर के नीचे चुपचाप पहरा देते हैं और उनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं। लेकिन रुको, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहता हूं और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मददगार है। धन्यवाद। और अब चलिए वापस चलते हैं। असल में ऐसी पनडुब्बी सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है। जो लोग नहीं जानते, परमाणु हथियारों की दुनिया में एक वजह है कि बड़े देश युद्ध शुरू करने से डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे हमला करेंगे तो तुरंत जवाबी हमला होगा, इसलिए परमाणु हथियार जरूरी हैं। अगर मान लीजिए चीन अपने जमीन पर बने बेस से हमला करता है, तो अमेरिका अपनी पनडुब्बियों से उनके शहरों को तबाह कर सकता है। पनडुब्बियों को ढूंढना मुश्किल है, जबकि जमीन के मिसाइल बेस सैटेलाइट से आसानी से दिख जाते हैं, जिससे दुश्मन उनकी जगह जान लेता है। लेकिन पनडुब्बी समुद्र के नीचे छुपी रहती है। यह अटलांटिक महासागर में हो सकती है, यह पैसिफिक महासागर में हो सकती है, या आर्कटिक में हो सकती है। दुश्मन को स्थान पता न होने से वे हमेशा सतर्क रहते हैं। और कभी-कभी यहां तक कि दुश्मन, जिनके पास सबसे आधुनिक इंटेलिजेंस सिस्टम है, वे भी पक्का नहीं कह सकते कि ये ठीक कहां छुपा हुआ है। इसलिए बड़े परमाणु शक्तियों के लिए पनडुब्बी को नष्ट करना सबसे मुश्किल होता है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ट्राइडेंट 2D5 मिसाइल अमेरिका की ओहायो क्लास और यूनाइटेड किंगडम की वैनगार्ड क्लास पनडुब्बियों में लगती है। ये मिसाइल रणनीतिक परमाणु निवारण के लिए डिजाइन की गई है, यानी ये कोई साधारण हथियार नहीं है। ये दुश्मन को परमाणु युद्ध शुरू करने से रोकने के लिए है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार के अनुसार उनकी एक नीति है, जिसे कंटिन्यूअस 8C डिटरेंट कहते हैं। 1969 से वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमेशा एक परमाणु हथियारों वाली पनडुब्बी समुद्र में रहे। इसका मतलब है, चाहे शांति हो या खबर न हो, उनकी एक पनडुब्बी समुद्र में तैनात रहती है, जो किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल में कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। फ्रांस भी ऐसा ही सोचता है। फ्रेंच सशस्त्र बल मंत्रालय के अनुसार उनका M51 मिसाइल समुद्र आधारित परमाणु निवारण की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सीधे शब्दों में वे दिखाना चाहते हैं कि अगर उन पर हमला हो तो भी वे समुद्र से जवाब दे सकते हैं। रूस, चीन और भारत के पास भी अपना पनडुब्बी बल है। हर मिसाइल और उनकी संख्या बताना जरूरी नहीं, क्योंकि कई जानकारियां गोपनीय या बदलती रहती हैं। इन देशों का पनडुब्बियों में निवेश दिखाता है कि सबसे ताकतवर हथियार हमेशा सबसे ज्यादा शोर नहीं करते। कई बार सबसे ताकतवर हथियार वही होता है जो दिखता नहीं, और यही काम परमाणु पनडुब्बी का है। उसे सामने आने की जरूरत नहीं होती, हर दिन धमकी देने की जरूरत नहीं, बस दुनिया को इसके अस्तित्व का पता होना चाहिए। दुश्मन को जब पता चलता है कि पनडुब्बी पहले हमले से बच सकती है, तो उनके लिए हमला करना और मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है। अगर दो लोगों के पास बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, तो दोनों ही कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई पहले हमला करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सुरक्षित है, फिर भी जवाबी हमला हो सकता है। और परमाणु रणनीति में यही वजह है कि पनडुब्बियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ये रोज इस्तेमाल के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन हथियारों की ताकत पर बात करते समय एक और सवाल उठता है। अंदर मौजूद लोग समुद्र के नीचे इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाते हैं? क्योंकि चाहे पनडुब्बी कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, उसमें इंसान ही होते हैं। उन्हें अभी भी खाना चाहिए, उन्हें अभी भी सोना चाहिए, उन्हें अभी भी एक तंग लोहे के डिब्बे के अंदर काम करना पड़ता है, जबकि उनके ऊपर सैकड़ों मीटर पानी होता है। असल में चाहे पनडुब्बी न्यूक्लियर पावर से ही क्यों न चलती हो, एक चीज है जो रिएक्टर नहीं कर सकता, वह भोजन पैदा नहीं कर सकता। इसलिए असल जिंदगी में पनडुब्बी की सीमा बिजली नहीं है, न हवा, न पानी, बल्कि खाना है। मिशन पर निकलने से पहले पनडुब्बी को सप्लाई से भर दिया जाता है। हजारों डिब्बाबंद खाने, फ्रोजन फूड, सूखी चीजें और दूसरी खाने की चीजें छोटी छोटी हैच से अंदर डाली जाती हैं। क्योंकि जगह कम है, लगभग हर खाली जगह स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है।
हॉलवे, बंक बेड्स के नीचे और कोनों में भी खाना रखा जाता है। गश्त की शुरुआत में कभी-कभी लगता है क्रू अपने ही राशन के ऊपर चल रहा है, और ये छोटा ग्रुप नहीं है। एक परमाणु पनडुब्बी का क्रू 100 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। हर दिन उन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खिलाना होता है और कभी-कभी नाइट ड्यूटी वालों को लेट नाइट मील भी देना पड़ता है। इसलिए सबमरीन के अंदर किचन बहुत अहम होता है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये उनकी जरूरत है। और जब आप कई महीनों तक बिना धूप के, बिना ताजी हवा के, बिना प्राइवेसी के रहते हैं और हर दिन लगभग वही चीजें देखते हैं, तो स्वादिष्ट खाना क्रू को शांत रहने में बहुत मदद करता है। इसी कारण कई नौसेनाओं में सबमरीन के कुक का चयन बहुत गंभीरता से होता है। उन्हें कम जगह में अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। उन्हें खाने की योजना बनानी होती है और जरूरी सामान जल्दी खत्म ना हो, ये भी देखना होता है। गश्त की शुरुआत में जल्दी खराब होने वाले ताजे फल सब्जियां पहले खाई जाती हैं, फिर जमे हुए खाने को खाते हैं। मिशन के अंत में ज्यादातर डिब्बाबंद और लंबे समय तक चलने वाला खाना खाया जाता है, जिससे मेन्यू साधारण और दोहराव वाला हो जाता है। लेकिन फिर भी खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समंदर के नीचे एक अच्छा खाना कोई ऐश नहीं है, बल्कि ये आराम है, ये सुकून है। ये याद दिलाता है कि भले ही वो लोग लोहे की दुनिया के अंदर हैं, फिर भी वो इंसान ही हैं। लेकिन भले ही क्रू का पेट भरा हो, पनडुब्बी के सर्वाइवल के लिए एक और चीज उससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है खामोशी। समंदर के नीचे शोर अंधेरे में रोशनी जैसा है। अगर तुम्हें सुन लिया गया तो तुम्हें ढूंढा जा सकता है। अगर तुम्हें ढूंढ लिया गया तो तुम्हारा पीछा किया जा सकता है। अगर तुम्हारा पीछा हुआ तो तुम निशाना बन सकते हो। पनडुब्बी युद्ध में असली रक्षा लोहे की मोटाई नहीं, बल्कि खामोशी है। लोग कहते हैं कि आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां बेहद शांत होती हैं और इनका डिजाइन शोर कम करने पर केंद्रित रहता है। प्रोपेलर या पंप जैक सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह आसानी से कंपन पैदा न करे। अंदर की मशीनरी को खास माउंट्स पर लगाया जाता है ताकि शोर पनडुब्बी के ढांचे में न फैले। यहां तक कि क्रू की हरकतों में भी अनुशासन होता है। आप यूं ही चिल्ला नहीं सकते, आप यूं ही चीजों को टकरा नहीं सकते, आप यूं ही शोर नहीं कर सकते, खासकर जब पनडुब्बी संवेदनशील इलाके में हो, क्योंकि समुद्र के नीचे छोटी सी आवाज भी सुराग बन सकती है। और खुद समुद्र बहुत शोर वाला स्थान है। वहां लहरें हैं, ऊपर बारिश होती है, वेल्स हैं, दूसरे जहाज भी हैं, समुद्र तल से भी आवाजें आती हैं। इसलिए पनडुब्बी का मकसद समुद्र के शोर में ऐसे घुलना है कि वो पहचान में ना आए, जैसे अंधेरे में परछाई, मौजूद मगर नजर ना आए, चलती है पर सुनाई न दे। जितनी शांत पनडुब्बी होती है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन वही है जो सामने नहीं आता, बल्कि वही जो लंबे समय से पास है पर अंत में पता चलता है। लेकिन पहले की पनडुब्बियां इतनी शांत नहीं होती थीं। शीत युद्ध के शुरुआती सालों में, खासकर 1950 और 1960 के दशक में, ज्यादातर परमाणु पनडुब्बियां बहुत शोर करती थीं। इंजन की आवाज होती थी, टरबाइन की वाइब्रेशन होती थी, प्रोपेलर की आवाज और अन्य छोटी छोटी आवाजें पानी में फैल जाती थीं, जिससे समुद्र में आवाज तेजी से फैलने की समस्या थी। पानी में आवाज हवा से कहीं ज्यादा दूर जाती है, इसीलिए शीत युद्ध के समय सोनार ऑपरेटर अक्सर बहुत दूर से आती हुई पनडुब्बी की आवाज सुन सकते थे। पुरानी सैन्य रिपोर्टों और पनडुब्बी इतिहास के अनुसार कुछ सोवियत पनडुब्बियां आज की आधुनिक पनडुब्बियों से कहीं अधिक तेज थीं। कभी-कभी अनुभवी सोनार ऑपरेटर केवल उसकी मशीन की आवाज से ही यह पहचान लेते थे कि कौन सी प्रकार की पनडुब्बी आ रही है। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी इंसान की आवाज पहचानना। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, पनडुब्बियां और भी ज्यादा शांत होती गईं। आजकल आधुनिक परमाणु पनडुब्बी के लगभग हर हिस्से को शोर कम करने के लिए बनाया गया है। भीतर की भारी मशीनें पनडुब्बी के ढांचे से सीधे नहीं जुड़ी होती। इनमें खास शॉक एब्जॉर्बर और रबर माउंट्स लगाए जाते हैं ताकि वाइब्रेशन न फैल सकें। सरल शब्दों में, मशीन के नीचे तकिया रखा जाता है ताकि आवाज बाहर न जाए। रिएक्टर सिस्टम्स को भी और शांत किया गया है। कुछ आधुनिक पनडुब्बियों में ऐसे कूलिंग सिस्टम्स होते हैं जिनमें सामान्य संचालन में तेज पंप्स की जरूरत नहीं होती। इससे अंदर का शोर कम हो जाता है। प्रोपेलर को भी बदल दिया गया है। साधारण प्रोपेलर की जगह अब कई नई पनडुब्बियां पंप जेट सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। यह चलते समय ज्यादा शांत रहता है,
इससे पनडुब्बी को सुनना मुश्किल हो जाता है। उसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। पनडुब्बी के बाहर भी खास कोटिंग लगाई जाती है। सैन्य रक्षा रिपोर्टों के अनुसार कुछ पनडुब्बियों पर रबर जैसी पैनल्स लगी होती हैं, जो शरीर पर आने वाली सोनार तरंगों को सोखने में मदद करती हैं। जब कम सोनार सिग्नल वापस आता है तो पनडुब्बी का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। और वहीं इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है, ना तो रफ्तार, ना ताकत, बल्कि अदृश्य और अनसुना बने रहना। क्योंकि पनडुब्बी युद्ध में अगर दुश्मन ने आपको देख लिया तो वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसीलिए बड़े देश अपनी पनडुब्बियों को शांत बनाने पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसी पनडुब्बी को ढूंढना अब भी बहुत मुश्किल है, जो खुद को छुपाना चाहती है। लेकिन जब पनडुब्बी के अंदर चारों तरफ शांति होती है तो वहां एक चीज है जो क्रू के रोजमर्रा के जीवन में हैरान कर देने वाली अहमियत रखती है, और वो है खाना। कई नौसेनाओं के अनुसार स्वादिष्ट खाना क्रू के मानसिक हालात को ठीक रखने के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद भले ही अंदर खाना और अच्छा सिस्टम हो, पनडुब्बियों के सामने एक बड़ी समस्या है जिसे आज तक आसानी से हल नहीं किया जा सका है, और वो है संचार। जब पनडुब्बी समुद्र के नीचे होती है तो उसका ऊपर की दुनिया से लगभग पूरा संपर्क कट जाता है, और इसका कारण बहुत साधारण है। रेडियो वेव्स समुद्री पानी में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती। जमीन पर रेडियो के जरिए संचार बहुत तेज होता है, लेकिन समुद्र के नीचे बात कुछ और ही है। समुद्री पानी में सिग्नल जल्दी कमजोर हो जाता है, इसलिए सामान्य मिलिट्री रेडियो गहराई में पनडुब्बी के लिए बेकार होता है। इसी वजह से कुछ नौसेनाएं बहुत कम फ्रीक्वेंसी यानी वीएलएफ सिग्नल्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी यानी ईएलएफ सिस्टम्स भी होते हैं। ये सिग्नल्स बहुत धीमे होते हैं, लेकिन समुद्र के नीचे पहुंच सकते हैं। बस डेटा ट्रांसमिशन काफी धीमा होता है। आसान शब्दों में ये बहुत धीमा इंटरनेट है, जहां छोटा संदेश भी पहुंचने में कई मिनट लग जाते हैं, और अगर आदेश लंबा या जटिल हो तो उसे भेजना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेना ने एक खास तरीका निकाला ताकि वे पनडुब्बियों को संदेश भेज सकें, लेकिन इसकी क्षमता बहुत ही सीमित है। आमतौर पर सिर्फ छोटे कोडेड संदेश ही भेजे जाते हैं। ना तो लंबी बातचीत होती है, न वीडियो कॉल, और ना ही रियल टाइम कम्युनिकेशन। कई बार पनडुब्बी को सिर्फ कुछ अक्षर या कोड वर्ड्स ही मिलते हैं, और हर कोड का एक निर्देश होता है। सैन्य रिपोर्टों और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है इमरजेंसी एक्शन मैसेज। ये वो प्रकार का कोडेड निर्देश है जो सबसे गंभीर स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें संभावित परमाणु लॉन्च आदेश भी शामिल हैं। इसीलिए परमाणु पनडुब्बियों की पूरी संचार प्रणाली इस तरह बनाई गई है कि महत्वपूर्ण संदेश उनके समुद्र के नीचे होने पर भी पहुंच सके। लेकिन इसमें एक समस्या है। जब पनडुब्बी को ज्यादा स्पष्ट जवाब भेजना होता है या ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसे सतह के और करीब आना पड़ता है, लेकिन वो पूरी तरह से ऊपर नहीं आती। लेकिन इतना जरूर कि वो पानी की सतह के ऊपर एंटीना निकाल सके। जब ऐसा होता है तब वे सैटेलाइट ट्रांसमिशन प्राप्त करते हैं और जवाब भेजते हैं। उसके बाद वे जल्दी से फिर से डूब जाते हैं, क्योंकि जितनी देर वे सतह के करीब रहते हैं, दुश्मन के उन्हें देखने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। रडार से भी पता चल सकता है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट उन्हें देख सकते हैं और सिग्नल ट्रैक हो सकता है। इसलिए वे सतह के पास बहुत सावधानी से आते हैं, तेज, शांत और पूरी तरह से योजनाबद्ध। क्योंकि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए भी सतह पर आना सबमरीन के लिए बहुत बड़ा जोखिम होता है। समुद्र के नीचे संचार ही नहीं, नेविगेशन भी मुश्किल है। आम इंसान के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करना आसान है। मोबाइल फोन खोलते ही पता चल जाता है कि आप कहां हैं, लेकिन पनडुब्बी में ये इतना आसान नहीं। गहरे पानी में जीपीएस काम नहीं करता, क्योंकि सैटेलाइट सिग्नल्स समुद्री पानी में ठीक से नहीं पहुंच पाते। इसलिए पनडुब्बी समुद्र के नीचे सैटेलाइट से अपनी सटीक स्थिति नहीं जान पाती, जो काफी मुश्किल हो सकता है। चारों तरफ अंधेरा है, ना तो कोई सड़क का संकेत है, ना रोशनी, ना कोई पहाड़ या इमारत जिसे संदर्भ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी है। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि वे कहां हैं? जवाब है गणित और संवेदनशील उपकरण। सबमरीन आमतौर पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करती हैं। सरल शब्दों में यह सिस्टम सबमरीन की हर एक हरकत
हर मोड़, हर रफ्तार में बदलाव, हर ऊपर नीचे जाने को मापता है और वहां से यह गणना करता है कि सबमरीन अपनी आखिरी ज्ञात लोकेशन के आधार पर अब कहां है। यह कुछ ऐसा ही है। अगर आप जानते हैं कि आपने कहां से शुरू किया और कितनी दूर कितनी तेजी से बढ़ें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कहां हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सिस्टम में धीरे धीरे छोटी सी गलती आ जाती है और जितना लंबा मिशन होता है वो गलती उतनी ही बड़ी हो जाती है। इसलिए कभी कभी सबमरीन को अपनी पोजीशन अपडेट करनी पड़ती है। कभी कभी यह सतह के पास ऊपर आती है ताकि जीपीएस सिग्नल ले सके। कई बार वे सोनार से समुद्र तल की तुलना सीबेड मैप से करते हैं, जैसे असली जमीन को नक्शे से मिलाना। यह सब बहुत जरूरी है क्योंकि सबमरीन रास्ता नहीं भटक सकती, वह समुद्र तल से टकरा नहीं सकती, वह अपनी लोकेशन में गलती नहीं कर सकती, खासकर अगर यह एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल सबमरीन है। क्योंकि मिसाइल का निशाना सही हो, इसके लिए सबमरीन को लॉन्च से पहले अपनी सटीक स्थिति पता होनी चाहिए। और जब हम इसके बारे में सोच ही रहे हैं, तो समुद्र के नीचे एक और भी डरावना दुश्मन है, दबाव। जैसे जैसे सबमरीन गहराई में जाती है, उसके चारों ओर पानी का दबाव बढ़ता है। समुद्र की सतह पर दबाव सामान्य रहता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, सबमरीन पर हर दिशा से दबाव बढ़ता है और ये ताकतें बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज जहाज पर दबाव डाल रही हो। इसलिए सबमरीन का ढांचा मजबूत धातु से बनता है। डिफेंस इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक सबमरीन के प्रेशर हुल में खास हाई स्ट्रेंथ स्टील इस्तेमाल होता है और प्रेशर हुल ही इसका सबसे अहम हिस्सा है। यही वह हिस्सा है जो समुद्र के जबरदस्त दबाव को सीधे तौर पर रोकता है। हर वेल्डिंग, स्टील का हर हिस्सा, हर दरवाजा, हर छेद जिससे पाइप्स और केबल्स गुजरती हैं, ये सब कुछ बेहद मजबूत होना चाहिए। क्योंकि सबमरीन में गहराई पर कोई भी छोटा हिस्सा फेल हो जाए तो नतीजा बेहद विनाशकारी हो सकता है। अगर सबमरीन गहराई में है और उसके हल में बड़ा छेद हो जाए तो पानी तेजी से अंदर आता है और इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे दबाव में पानी बहुत तेज और बहुत जोर से अंदर आ सकता है। इसी कारण सबमरीन इंजीनियरिंग में निरीक्षण सख्ती से होते हैं। बार बार लोहे की जांच की जाती है, वेल्स का निरीक्षण किया जाता है और हुल का परीक्षण किया जाता है, इससे पहले कि उसे इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। समुद्र के नीचे छोटी खराबी भी बड़ी त्रासदी बन सकती है, जबकि हवाई जहाज में समस्या होने पर इमरजेंसी लैंडिंग संभव है। लेकिन जो पनडुब्बी समुद्र के गहरे हिस्से में होती है, वहां स्थिति अलग होती है। अगर हल टूटता है तो पनडुब्बी कुछ सेकंड में गायब हो सकती है। इसी वजह से प्रेशर हुल ही पनडुब्बी कर्मियों की असली जीवन रेखा है, क्योंकि जब तक ये सही सलामत है, उन्हें समुद्र के भार से सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। पनडुब्बी के अंदर क्रू को सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि कई बार आग से भी ज्यादा डर लगता है। यह अजीब लगता है क्योंकि वे समुद्र के नीचे होते हैं। लेकिन जब पनडुब्बी के अंदर आग लगती है तो ये कोई साधारण आग नहीं होती। चारों तरफ बंद माहौल होता है, रास्ते बहुत तंग होते हैं, बहुत सारी तारें, मशीनें, तेल, प्लास्टिक और उपकरण होते हैं, और सबसे बड़ी बात, सभी के लिए सिर्फ एक ही हवा होती है जिसे सब सांस लेते हैं। जब आग लगती है तो वह बहुत तेजी से ऑक्सीजन को खत्म कर देती है। जब धुआं होता है तो वह बहुत तेजी से पूरे कंपार्टमेंट को भर देता है, और जब जहरीली गैस होती है तो हवा कुछ ही मिनटों में अंदर खतरनाक हो सकती है। इसलिए सबमरीन में फायर ड्रिल कोई मजाक नहीं है। हर क्रू मेंबर, चाहे अधिकारी हो या नया नाविक, को आग से लड़ना और सांस लेने वाला उपकरण इस्तेमाल करना आना चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि किसी कंपार्टमेंट को कैसे बंद किया जाता है। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि आग फैलने से पहले कैसे रोकें, क्योंकि समुद्र के नीचे न फायर ट्रक आते हैं, न भागने का आसान रास्ता है। यह कोई खुली खिड़की नहीं है। आग लगने पर लोग ही उसका सामना करेंगे, और अगर वे इसे तुरंत नहीं रोक पाए तो पूरी पनडुब्बी खतरे में पड़ सकती है। समुद्र के नीचे जीवन इतना कठिन होता है। बाहर शांति हो सकती है, लेकिन अंदर हमेशा खतरा रहता है। शीत युद्ध में पनडुब्बियों की दुनिया और खतरनाक हो गई थी। वे उस वक्त केवल गश्त नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे पर नजर रख रहे थे, वे एक दूसरे से छिप रहे थे, वे एक दूसरे का पीछा करते थे, और कई बार इतने करीब आ जाते थे कि ऊपर वालों को पता भी नहीं चलता था। अमेरिका और सोवियत संघ के समय में उनकी लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे हुआ था। ये टीवी पर नहीं दिखता था, ये खबरों में नहीं सुनाई देता था, लेकिन अटलांटिक,
पैसिफिक और आर्कटिक महासागरों के नीचे सबमरीनें चुपचाप दुश्मन की तलाश कर रही थीं। अटैक सबमरीन का लक्ष्य सीधा लेकिन खतरनाक था। दुश्मन की मिसाइल सबमरीन को ढूंढो, बिना पकड़े उसका पीछा करो, उसकी आवाज सुनो, उसकी हरकतों को जानो। अगर न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो तो वही सबसे पहले उसे मिसाइलें लॉन्च करने से पहले रोकने की कोशिश करेंगे। यही इसकी मुश्किल है। कोल्ड वॉर के दौरान पानी के नीचे की जंग बहुत तनावपूर्ण थी। बस एक गलत हरकत से कोई सुन सकता था। मशीन से निकली एक आवाज से भी पोजीशन का पता चल सकता था। एक गलत मोड़ से दो सबमरीन खतरनाक दूरी तक करीब आ सकती थीं। और क्योंकि दांव पर न्यूक्लियर हथियार लगे थे, हर छोटी गलती बड़ी बन सकती थी। ऐसी ऑपरेशंस की कई जानकारियां आज भी क्लासिफाइड है। इसी वजह से कई क्रू ऐसे मिशनों से लौटे, लेकिन वे अपने परिवार को यह तक नहीं बता सकते थे कि वे कहां गए थे या उन्होंने क्या किया था। वे चुपचाप समुद्र के नीचे काम करते थे, चुपचाप पहरा देते थे और चुपचाप उस मिशन का बोझ उठाते थे जो कई देशों की किस्मत का फैसला कर सकता था। लेकिन चाहे क्रू कितने भी कुशल हों और सबमरीन कितनी भी आधुनिक हों, फिर भी कई बार वे वापस नहीं आ पाते, क्योंकि समुद्र कभी माफ नहीं करता। जब सबमरीन समुद्र की गहराई में खो जाती है तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां न रोशनी होती है, गहराई बेहद ज्यादा होती है और इलाका बहुत विशाल होता है। मलबा समुद्र के नीचे ऐसे बिखर सकता है जैसे विशाल दुनिया में एक छोटा टुकड़ा हो। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है अमेरिका की यूएसएस स्कॉर्पियन। यूएस नेवी के रिकॉर्ड के अनुसार ये 22 मई 1968 को अपनी तैनाती से लौटते समय लापता हो गया था। इसके अंदर 99 क्रू मेंबर थे। ये नॉरफॉक, वर्जीनिया नहीं पहुंचा। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन इसके मलबे को अटलांटिक महासागर की गहराई में अजोर्स के पास कई महीनों बाद ही पाया जा सका, करीब 10,000 फीट की गहराई में। आज तक इसके गायब होने की असली वजह पर चर्चा होती रहती है। आधिकारिक व्याख्या यह है कि टॉर्पीडो में खराबी हुई थी, लेकिन कुछ और भी सिद्धांत हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सका। जो बात साफ है वो ये कि इसमें सवार 99 लोग कभी घर वापस नहीं लौटे। उसी साल सोवियत पनडुब्बी के-129 भी प्रशांत महासागर में गायब हो गई थी। डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स के अनुसार यही घटना कोल्ड वॉर के दौरान CIA के सबसे गुप्त और सबसे महत्वाकांक्षी ऑपरेशन का कारण बनी। इसे प्रोजेक्ट अजोरियन कहा गया। CIA ने समुद्र में खनन जहाज जैसा विशाल साल्वेज शिप बनाया, लेकिन असली मिशन था प्रशांत महासागर की बेहद गहराई से डूबी सोवियत पनडुब्बी का हिस्सा ऊपर लाने की कोशिश करना। डिक्लासिफाइड CIA रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल पनडुब्बी का कुछ हिस्सा ही निकाला गया और कई विवरण अब भी जनता से छिपे हैं। यह दर्शाता है कि शीत युद्ध में पनडुब्बियां कितनी अहम थीं। जहाज डूबने के बावजूद उससे जुड़े रहस्य आज भी महत्वपूर्ण हैं। और 12 अगस्त 2000 को एक और पनडुब्बी हादसे ने दुनिया को चौंका दिया। रूसी पनडुब्बी कुर्स्क बारेंट सागर में सैन्य अभ्यास के दौरान डूब गई। कई रिपोर्ट्स में उद्धृत आधिकारिक रूसी जांच के अनुसार माना जाता है कि यह हादसा पनडुब्बी के अंदर टॉर्पीडो विस्फोट से शुरू हुआ था। सभी 118 क्रू मेंबर मारे गए। दुखद ये कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती विस्फोट के बाद कुछ सदस्य संभवतः बच गए थे, लेकिन उन्हें समय पर नहीं बचाया जा सका। इसीलिए दुनिया ने महसूस किया कि पनडुब्बी बचाव बहुत मुश्किल है। समुद्र में हादसे के वक्त सिर्फ पनडुब्बी की जगह जानना काफी नहीं होता। तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना, हैच खोलना और प्रेशर, ठंड, अंधेरा व समय से लड़ना जरूरी है। अक्सर समय ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यही कड़वी सच्चाई है। पनडुब्बी कर्मियों की दुनिया में जमीन पर मौजूद सैनिक के मिल जाने की संभावना रहती है। पायलट क्रैश होने पर बचाए जाने की संभावना रहती है। पनडुब्बी समुद्र में गायब होने पर अक्सर न शरीर मिलता है, न मलबा, और न ही परिवार को जवाब मिल पाता है। हर पनडुब्बी गश्त में एक खामोश खतरा छिपा रहता है, न सिर्फ दुश्मन बल्कि उस जगह के कारण भी जहां वे काम करते हैं। एक अंधेरा, ठंडा और बेहद गहरा संसार, जहां अगर कुछ गलत हो जाए तो कई बार समंदर ही पूरी कहानी को छुपा लेता है। यही है